नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं माल एवं सेवा कर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे माल एवं सेवाओं की आपूर्ति का स्थान, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इससे पिछली क्लास में हमने आपूर्ति की प्रकृति की बात की थी कि आपूर्ति की प्रकृति का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। तो आपूर्ति की प्रकृति के अंतर्गत देखा जाता है कि जो आपूर्ति है वो किस प्रकार की है, उसकी प्रकृति क्या है। आपूर्ति या तो अंतरराज्यीय आपूर्ति हो सकती है या फिर आपूर्ति राज्य के भीतर की आपूर्ति हो सकती है। तो आपूर्ति की प्रकृति में हम ये देखते हैं कि आपूर्ति की प्रकृति क्या है। आपूर्ति की प्रकृति अंतरराज्यीय है या फिर राज्य के भीतर है। तो अंतरराज्यीय आपूर्ति में अंतरराज्यीय आपूर्ति कब मानी जाती है? जब आपूर्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में आपूर्ति की जाए तब यह अंतरराज्यीय आपूर्ति मानी जाती है, इंटर स्टेट सप्लाई मानी जाती है। या फिर एक संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूनियन टेरिटरी जिस पर केंद्र का शासन होता है, केंद्र शासित प्रदेश, तो ऐसा क्षेत्र जिस पर केंद्र का शासन है, यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र। तो एक संघ राज्य क्षेत्र से दूसरे संघ राज्य क्षेत्र में आपूर्ति, तो एक संघ राज्य क्षेत्र से दूसरे संघ राज्य क्षेत्र में अगर आपूर्ति की जाती है तो ऐसी आपूर्ति अंतरराज्यीय आपूर्ति मानी जाती है। या फिर एक राज्य से दूसरे संघ राज्य क्षेत्र में आपूर्ति या संघ राज्य क्षेत्र से राज्य में आपूर्ति। तो जब एक राज्य से दूसरे राज्य में आपूर्ति की जाती है तो अंतरराज्यीय आपूर्ति मानी जाती है। या फिर एक संघ राज्य क्षेत्र से दूसरे संघ राज्य क्षेत्र में आपूर्ति की जाती है तो ऐसी आपूर्ति भी अंतरराज्यीय आपूर्ति मानी जाती है। या फिर एक राज्य से दूसरे संघ राज्य क्षेत्र या फिर दूसरे किसी संघ राज्य क्षेत्र से किसी राज्य में आपूर्ति की जाती है तो ऐसी आपूर्तियां अंतरराज्यीय आपूर्ति मानी जाती है। और साथ ही साथ अगर भारत में आयात किया जाता है या भारत से माल या सेवा का निर्यात किया जाता है तो ऐसी आपूर्तियां भी अंतरराज्यीय आपूर्ति मानी जाती है। और अंतरराज्यीय आपूर्ति पर आईजीएसटी वसूल किया जाता है, आईजीएसटी लगाया जाता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एकीकृत माल एवं सेवा कर लगाया जाता है। दूसरी प्रकृति है राज्य के भीतर आपूर्ति। राज्य के भीतर आपूर्ति जब एक राज्य के भीतर या एक ही संघ राज्य क्षेत्र के भीतर आपूर्ति की जाए तो ऐसी आपूर्ति राज्य के भीतर आपूर्ति मानी जाती है। जब एक ही राज्य के भीतर आपूर्ति की जाए या एक ही संघ राज्य के क्षेत्र के बीच के भीतर आपूर्ति की जाए तो ऐसी आपूर्ति राज्य के भीतर आपूर्ति यानी कि इंट्रा स्टेट सप्लाई मानी जाती है। और राज्य के भीतर आपूर्ति पर सीजीएसटी और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी लगाया जाता है। तो दो कर लगाए जाते हैं राज्य के भीतर आपूर्ति पर, एक तो सीजीएसटी और दूसरा एसजीएसटी। तो जो सीजीएसटी है वो केंद्र सरकार को जाता है और एसजीएसटी राज्य सरकार को जाता है, यूटीजीएसटी संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को जाता है। तो आपूर्ति कब अंतरराज्यीय आपूर्ति मानी जाए और कब राज्य के भीतर की आपूर्ति मानी जाए, इसके लिए हम आपूर्तिकर्ता की स्थिति और आपूर्ति का स्थान देखते हैं। लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई, ये दोनों देखते हैं और इनके आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि जो आपूर्ति है वो राज्य के भीतर है या
अंतर्राज्यीय है। अगर आपूर्तिकर्ता की स्थिति और आपूर्ति का स्थान दोनों एक ही राज्य के भीतर हो या फिर एक ही संघ राज्य क्षेत्र के भीतर हो तो ऐसी आपूर्ति राज्य के भीतर आपूर्ति इंट्रा स्टेट सप्लाई कहलाती है और ऐसी आपूर्ति पर फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी चार्ज किया जाता है। अगर आपूर्तिकर्ता की स्थिति और आपूर्ति का स्थान दोनों अलग अलग राज्यों में हो या दोनों अलग अलग संघ राज्य क्षेत्र में हो तो ऐसी आपूर्ति अंतर्राज्यीय आपूर्ति कहलाती है और ऐसी आपूर्ति पर आईजीएसटी वसूल किया जाता है। तो कब आईजीएसटी वसूल किया जाएगा, कब सीजीएसटी और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी वसूल किया जाएगा, कौन सी आपूर्ति अंतर्राज्यीय है, कौन सी आपूर्ति राज्य के भीतर है, इन सब का निर्धारण करने के लिए हमको आपूर्तिकर्ता की स्थिति और आपूर्ति का स्थान दोनों निर्धारित करना अत्यंत आवश्यक है। तो हम पहले बात करेंगे माल की आपूर्ति के संबंध में कि जब माल की आपूर्ति की जाती है तो माल की आपूर्ति के संबंध में आपूर्तिकर्ता की स्थिति कैसे निर्धारित की जाती है और कैसे आपूर्ति का स्थान निर्धारित किया जाता है। और आपूर्तिकर्ता की स्थिति और आपूर्ति के स्थान के आधार पर ही हम आपूर्ति की प्रकृति का निर्धारण करते हैं कि आपूर्ति अंतर्राज्यीय है या फिर राज्य के भीतर है और उनके आधार पर ही फिर कर वसूल किया जाता है कि आईजीएसटी वसूल किया जाना है या फिर यूटीजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी वसूल किया जाना है। तो माल की आपूर्ति के संबंध में माल की आपूर्ति के संबंध में माल की आपूर्ति के संबंध में हम पहले आपूर्तिकर्ता की स्थिति यानी कि लोकेशन ऑफ सप्लायर, आपूर्तिकर्ता की स्थिति का निर्धारण करेंगे माल की आपूर्ति के संबंध में। तो माल के आपूर्ति के संबंध में आपूर्तिकर्ता की स्थिति वह स्थान होता है जिस स्थान पर आपूर्ति किया जाने वाला माल आपूर्तिकर्ता के नियंत्रण में आपूर्ति के लिए तैयार है। तो माल के आपूर्ति के संबंध में आपूर्तिकर्ता की स्थिति वह स्थान होता है जिस स्थान पर आपूर्ति किया जाने वाला माल आपूर्तिकर्ता के नियंत्रण में, जिस माल की आपूर्ति की जानी है वह माल आपूर्तिकर्ता के नियंत्रण में आपूर्ति के लिए तैयार है, वही स्थान आपूर्तिकर्ता की स्थिति लोकेशन ऑफ सप्लायर माना जाता है। तो आपूर्ति किया जाने वाला माल जब आपूर्तिकर्ता के नियंत्रण में हो और आपूर्ति के लिए तैयार हो, जिस स्थान पर वह माल है आपूर्ति किया जाने वाला वही स्थान आपूर्तिकर्ता की स्थिति या लोकेशन ऑफ सप्लायर मानी जाती है। भले ही आपूर्तिकर्ता ने अपना रजिस्ट्रेशन किसी अन्य स्थान पर करवाया हो और अपने व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन चाहे माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत या किसी अन्य कानून के अंतर्गत किसी अन्य स्थान पर करवाया हो, लेकिन आपूर्तिकर्ता की स्थिति वही स्थान माना जाएगा जिस स्थान पर आपूर्ति किए जाने वाला माल आपूर्तिकर्ता के नियंत्रण में आपूर्ति के लिए तैयार हो, वही स्थान आपूर्तिकर्ता का स्थान या आपूर्तिकर्ता की स्थिति माना जाता है। दूसरा हम बात करेंगे आपूर्ति के स्थान की। आपूर्ति का स्थान, माल की आपूर्ति के संबंध में आपूर्ति का स्थान किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इसमें पहली स्थिति, अगर माल का गमन यानी कि मूवमेंट, माल का गमन
आवश्यक हो। तो जब माल की आपूर्ति की जाती है और माल का मूवमेंट यानी कि माल का गमन एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाना है, तो ऐसी स्थिति में आपूर्ति का स्थान किस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा। तो जब माल का गमन यानी कि मूवमेंट आवश्यक हो, तो पूर्ति का स्थान या आपूर्ति का स्थान वह स्थान होगा जहां प्राप्तकर्ता को सुपुर्दगी देने के लिए माल का गमन समाप्त हो जाता है। तो जहां माल का गमन आवश्यक हो, वहां पर आपूर्ति का स्थान वह स्थान होगा जहां प्राप्तकर्ता को सुपुर्दगी देने के लिए माल का गमन समाप्त हो जाता है। उदाहरण के लिए, कोटा के एक व्यापारी ने जयपुर के व्यापारी को माल खरीदने के लिए एक आदेश दिया। तो जयपुर का व्यापारी कोटा के व्यापारी को माल भेजेगा। तो कोटा के व्यापारी ने जयपुर के व्यापारी को माल खरीदने के लिए आदेश दिया। तो यहां पर माल का गमन आवश्यक है। तो जहां माल का गमन आवश्यक हो, वहां पर पूर्ति का स्थान जहां माल का गमन समाप्त हो जाता है प्राप्तकर्ता को सुपुर्दगी देने के लिए, वही स्थान आपूर्ति का स्थान माना जाता है। तो जयपुर के व्यापारी ने कोटा माल भेजा और जैसे ही कोटा में ये माल प्राप्तकर्ता को प्राप्त हो गया, तो वहां पर माल का गमन समाप्त हो गया। तो ऐसी स्थिति में कोटा जो है वो आपूर्ति का स्थान है, और जो कोटा है वो राजस्थान राज्य के भीतर ही है। तो ऐसी आपूर्ति, जयपुर से कोटा जब माल भेजा गया, तो जो आपूर्तिकर्ता है, आपूर्तिकर्ता की स्थिति जयपुर है और आपूर्ति का स्थान कोटा है। तो इस स्थिति में जो ये आपूर्ति है, ये राज्य के भीतर आपूर्ति है, और ऐसी आपूर्ति पर सीजीएसटी और एसजीएसटी वसूल किया जाएगा। एक दूसरा उदाहरण लें कि एक कोई आगरा का व्यापारी है जिसने जयपुर के व्यापारी को माल खरीदने के लिए आदेश दिया। तो माल का गमन जयपुर से प्रारंभ होगा और गमन की समाप्ति प्राप्तकर्ता को सुपुर्दगी देने के लिए आगरा में होती है, और आगरा उत्तर प्रदेश में है और जयपुर राजस्थान में है। तो इस स्थिति में जो आपूर्तिकर्ता की स्थिति है, आपूर्तिकर्ता का स्थान राजस्थान जयपुर है और पूर्ति का स्थान आगरा उत्तर प्रदेश है। तो इस स्थिति में जो ये आपूर्ति है, ये आपूर्ति अंतर्राज्यीय आपूर्ति है, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में माल की आपूर्ति हुई है, और ऐसी आपूर्ति पर आईजीएसटी वसूल किया जाएगा। माल के गमन के संबंध में एक स्थिति और हो सकती है। एक उदाहरण लेते हैं। माल के गमन के संबंध में जहां पर माल की आपूर्ति की जाती है और वहां माल का गमन आवश्यक हो, वहां एक स्थिति और पैदा हो सकती है कि मान लीजिए कि लखनऊ का एक व्यापारी है। लखनऊ के एक व्यापारी ने, लखनऊ उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ के एक व्यापारी ने जयपुर के व्यापारी को माल खरीदने के लिए आदेश दिया। तो जयपुर राजस्थान में स्थित है। तो लखनऊ के व्यापारी ने जयपुर के एक व्यापारी को माल खरीदने के लिए आदेश दिया। तो जब माल का गमन प्रारंभ नहीं हुआ, यानी कि माल के गमन प्रारंभ होने से पूर्व या फिर माल के गमन के दौरान, अगर जो प्राप्तकर्ता है, यानी कि जिस व्यापारी ने आदेश दिया है, उस प्राप्तकर्ता के द्वारा या प्राप्तकर्ता के स्थान पर किसी तीसरे व्यक्ति ने जयपुर के व्यापारी को यह निर्देश दिया कि ये जो माल है, इस माल की आपूर्ति भोपाल के किसी व्यापारी को कर दी जाए, और जो भोपाल है, भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। तो माल का गमन प्रारंभ होने से पूर्व या माल के गमन के दौरान प्राप्तकर्ता या प्राप्तकर्ता के स्थान पर किसी तीसरे व्यक्ति ने, ये तीसरा व्यक्ति प्राप्तकर्ता का एजेंट हो सकता है या फिर किसी अन्य हैसियत से ये प्राप्तकर्ता की जगह जयपुर के व्यापारी से
जो है बातचीत कर रहा है, जयपुर के व्यापारी को निर्देश दे रहा है। तो माल का गमन प्रारंभ होने से पूर्व या माल के गमन के दौरान अगर प्राप्तकर्ता या उसके स्थान पर कोई तीसरा व्यक्ति आपूर्तिकर्ता को यह निर्देश देता है कि इस माल की सुपुर्दगी भोपाल के एक व्यापारी को कर दी जाए, तो ऐसी स्थिति में जयपुर के व्यापारी द्वारा माल की आपूर्ति भोपाल के व्यापारी को नहीं मानी जाएगी, बल्कि जयपुर के आपूर्तिकर्ता द्वारा माल की आपूर्ति लखनऊ के व्यापारी को की हुई मानी जाएगी, और ऐसी आपूर्ति प्रथम आपूर्ति या प्रथम बिक्री कहलाती है। हालांकि जयपुर के व्यापारी ने माल की आपूर्ति दी है भोपाल के व्यापारी को, भोपाल के प्राप्तकर्ता को, लेकिन जयपुर के व्यापारी द्वारा, जो जयपुर का आपूर्तिकर्ता है, उसके द्वारा ऐसी आपूर्ति भोपाल के व्यापारी को, भोपाल के प्राप्तकर्ता को की हुई नहीं मानी जाएगी, बल्कि जयपुर के व्यापारी द्वारा ऐसी आपूर्ति लखनऊ के आपूर्तिकर्ता को की हुई मानी जाएगी, और ऐसी आपूर्ति प्रथम बिक्री मानी जाती है, प्रथम बिक्री मानी जाती है। और भोपाल के आपूर्तिकर्ता को जो आपूर्ति प्राप्त हुई है वो आपूर्ति लखनऊ के आपूर्तिकर्ता द्वारा की हुई मानी जाएगी, और ऐसी आपूर्ति द्वितीय बिक्री मानी जाती है। जयपुर के व्यापारी द्वारा लखनऊ के व्यापारी को आपूर्ति की हुई मानी जाएगी, और ऐसी आपूर्ति अंतर्राज्यीय आपूर्ति मानी जाएगी, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में आपूर्ति हुई है, तो जयपुर के व्यापारी को आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। और लखनऊ के व्यापारी द्वारा द्वितीय बिक्री मानी जाएगी भोपाल के व्यापारी को। तो भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है, इसलिए उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश की बिक्री भी अंतर्राज्यीय आपूर्ति मानी जाएगी, और ऐसी आपूर्ति पर लखनऊ के व्यापारी को आईजीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। इसमें एक स्थिति और हो सकती है कि लखनऊ के व्यापारी ने जयपुर के व्यापारी को आदेश दिया माल खरीदने के लिए, तो जब माल का गमन प्रारंभ हुआ उससे पूर्व ही, यानी कि माल के गमन प्रारंभ होने से पहले या फिर माल के गमन के दौरान, लखनऊ का व्यापारी या फिर इसके स्थान पर कोई तीसरा व्यक्ति, यह एजेंट हो सकता है या अन्य किसी हैसियत में हो सकता है, तो लखनऊ के व्यापारी यानी प्राप्तकर्ता या उसके स्थान पर किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा जयपुर के आपूर्तिकर्ता को यह निर्देश दिया जाता है कि यह माल कोटा के किसी व्यापारी को सुपुर्द कर दिया जाए, कोटा के किसी व्यापारी को इस माल की आपूर्ति कर दी जाए। तो इस स्थिति में आपूर्तिकर्ता का स्थान जयपुर है और पूर्ति का स्थान कोटा है, तो देखने पर यह लगता है कि यह जो आपूर्ति है यह आपूर्ति राज्य के भीतर की आपूर्ति होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। यह आपूर्ति, इस आपूर्ति में जयपुर के आपूर्तिकर्ता द्वारा लखनऊ के प्राप्तकर्ता को पहले यह आपूर्ति मानी जाएगी। हालांकि आपूर्ति जयपुर के आपूर्तिकर्ता ने कोटा के किसी प्राप्तकर्ता को, कोटा के किसी व्यापारी को की है, लेकिन फिर भी यह आपूर्ति जयपुर के आपूर्तिकर्ता द्वारा लखनऊ के प्राप्तकर्ता को की हुई मानी जाएगी, और ऐसी आपूर्ति प्रथम बिक्री कहलाती है। और जयपुर के आपूर्तिकर्ता द्वारा की गई आपूर्ति पर इस जयपुर के आपूर्तिकर्ता को आईजीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि आपूर्ति राजस्थान से उत्तर प्रदेश में की गई है, एक राज्य से दूसरे राज्य में की गई है। हालांकि वास्तविक आपूर्ति कोटा में की गई है, लेकिन जो माल एवं सेवाकर कानून के अंतर्गत यह आपूर्ति लखनऊ के व्यापारी को की हुई मानी जाएगी, और ऐसी आपूर्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में की गई है, इसलिए जयपुर के आपूर्तिकर्ता को ऐसे माल की आपूर्ति पर आईजीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। और जो लखनऊ का आपूर्तिकर्ता है, लखनऊ का व्यापारी है, उसके द्वारा यह बिक्री कोटा के प्राप्तकर्ता को की हुई मानी जाएगी। यह आपूर्ति द्वितीय बिक्री मानी जाएगी, और ऐसी आपूर्ति के संबंध में लखनऊ के व्यापारी को भी आईजीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा, क्योंकि जो कोटा है वो राजस्थान में स्थित है और आपूर्तिकर्ता का स्थान उत्तर प्रदेश में है, इसलिए ऐसी आपूर्ति पर लखनऊ के व्यापारी को आईजीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा। तो जब माल का गमन आवश्यक हो तो पूर्ति का स्थान वही स्थान होता है जिस स्थान पर जो गमन है, माल का गमन समाप्त हो जाता है। लेकिन जब प्राप्तकर्ता के स्थान पर कोई तीसरा व्यक्ति आपूर्तिकर्ता को निर्देश देकर वो सुपुर्दगी किसी अन्य व्यक्ति को करवा देता है, तो फिर ऐसी स्थिति में जो हमने डिस्कस किया उस प्रकार से जो है पूर्ति का स्थान माना जाएगा।
दूसरा है माल का गमन आवश्यक ना हो। तो कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि जब जो आपूर्ति करता है उसके द्वारा पूर्तिकर्ता जो प्राप्तकर्ता के स्थान पर या किसी अन्य स्थान पर जो है माल तैयार किया जाए, माल बनाया जाए और उसकी सुपुर्दगी दी जाए। जैसे अगर किसी भवन का निर्माण करना है तो ऐसी स्थिति में जो माल है उसका गमन आवश्यक नहीं होता, माल का गमन संभव नहीं होता, तो जिस स्थान जो निर्धारित स्थान है उसी स्थान पर भवन का निर्माण किया जाता है। तो जब माल का गमन आवश्यक न हो या माल का गमन संभव न हो तो ऐसी स्थिति में प्राप्तकर्ता को जिस स्थान पर माल की सुपुर्दगी की जाती है वही स्थान आपूर्ति का स्थान माना जाता है। प्राप्तकर्ता को जिस स्थान पर माल की सुपुर्दगी की जाती है वही स्थान पूर्ति का स्थान माना जाता है जब माल का गमन संभव न हो। तीसरी स्थिति ऐसी भी हो सकती है कि उदाहरण के लिए मान लीजिए कि माल को जोड़ा जाए या माल को कहीं स्थापित करना हो, तो ऐसी स्थिति में जिस स्थान पर माल को असेंबल किया गया है, जोड़ा गया है या फिर उसको स्थापित किया गया है वही स्थान पूर्ति का स्थान माना जाता है। तो मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी मशीन है और इस मशीन की आपूर्ति के संबंध में आदेश प्राप्त हुआ है, तो आपूर्तिकर्ता द्वारा इस मशीन को तैयार करके, इस मशीन को असेंबल करके प्राप्तकर्ता के स्थान तक गमन नहीं करवाया जा सकता। तो क्या किया जाएगा कि ऐसी स्थिति में जो मशीन के जो पार्ट्स हैं, पुर्जे हैं, उनको ले जाकर और प्राप्तकर्ता के स्थान पर उन पुर्जों को जोड़ा जाएगा, यानी कि असेंबल किया जाएगा और मशीन का निर्माण किया जाएगा, या फिर उस मशीन को वहां ले जाकर स्थापित किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जहां पर जो असेंबल किया जाता है किसी माल का या किसी माल को स्थापित किया जाता है, तो जिस स्थान पर माल का असेंबल किया जाता है, जोड़ा जाता है या स्थापित किया जाता है वही स्थान पूर्ति का स्थान माना जाता है। तो माल की आपूर्ति के संबंध में हमने आपूर्तिकर्ता की स्थिति और पूर्ति का स्थान किस प्रकार से निर्धारित किया जाता है उसके बारे में आज की क्लास में हमने पढ़ा। और आपूर्तिकर्ता की स्थिति और पूर्ति के स्थान पर ही आपूर्ति की प्रकृति का निर्धारण किया जाता है कि आपूर्ति जो है अंतर्राज्यीय है या फिर राज्य के भीतर है, और उसी आधार पर फिर कर वसूल किया जाता है कि आईजीएसटी वसूल किया जाएगा या सीजीएसटी और एसजीएसटी या यूटीजीएसटी वसूल किया जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।